Welcome to Weekly Current Affair. Today we will discuss all the current affair of 19th of June to 25th of June 2023. The question is X Khan Quest 2023 एक एक्सरसाइज है, वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है? दैट इज़ बी मंगोलिया में। और इसमें बहुत सारी कंट्री मल्टीलेटरल कंट्री की ये एक्सरसाइज है। इसमें 20 कंट्री जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज है ये कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा है? ये कर रहा है मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ऑफ पैसिफिक कमांड, दैट इज़ यूएसए आरपैक, ठीक है। ये दोनों इसको मिलके क्या कर रहे हैं? स्पॉन्सर कर रहे हैं। और इंडिया की तरफ से भी, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और इंडिया की तरफ से गढ़वाल जो राइफल्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और ये 14 दिन की एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है एक्स खान क्वेस्ट, ठीक है। एक्स खान क्वेस्ट जो कि मंगोलिया में होगी, ठीक है। aim to improve the interoperability among the participating countries, facilitate exchange of experience and provide training to the uniformed personnel for United Nations peacekeeping operations, ठीक है। अब मंगोलिया के बारे में जानते हैं। मंगोलिया कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। ये नॉर्थ सेंट्रल इंडिया एशिया है। यहाँ पे हमारे पास मंगोलिया है। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है उलन-बतार, ठीक है। करेंसी है तुगरिक, प्रेसिडेंट है उखानगिन खुरलेसुक, ठीक है। ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो आप देख सकते हो चाइना के ऊपर, ठीक है, इंडिया यहाँ पे है, नेपाल यहाँ पे है, ये आपका तिब्बत आता था, अब ये चाइना है, ठीक है। जो इसके ऊपर आपका मंगोलिया आता है, इसकी बाउंड्री रशिया के साथ भी लगती है। अन्ना भाग्य स्कीम बिलोंग्स टू विच स्टेट? दैट इज ए कर्नाटका। तो कर्नाटका की एक स्टेट है अन्न भाग्य स्कीम, ठीक है। अन्न भाग्य स्कीम ये है कर्नाटका की स्कीम। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत ये था कि इसमें जितने भी हमारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने भी लोग हैं उनको 5 से 10 केजी, ठीक है, 5 से 10 केजी पर पर्सन, ठीक है। एक पर्सन को 5 से 10 किलोग्राम के बीच का जो राइस है वो फ्री, चावल है वो फ्री में बांटे जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे? ये कर्नाटका की ये स्कीम है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने स्टॉप कर दिया है, ठीक है, पीछे से किस चीज़ की सप्लाई? राइस की सप्लाई, ठीक है, चावल की सप्लाई बंद कर दी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंक्लूडिंग कर्नाटका सिंस जून 12। तो इसकी वजह से क्या हुआ? कर्नाटका जो है वो दे नहीं पा रहा है फ्री राइस टू द बीपीएल people, ठीक है। सो दिस कंटिन्यूएशन ऑफ द राइस सप्लाई हैज़ बीन क्रिएटेड डिफिकल्टीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अन्ना भाग्य स्कीम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है कर्नाटका की। Who won the वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप? दैट इज सी इजिप्ट, ठीक है। इंडिया के चेन्नई में वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप जो है वो 2023 में आयोजित की जा रही थी, जिसमें इजिप्ट ने जो है फाइनल जीता है। इजिप्ट इमर्ज विक्टोरियस इन द वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप डिफीटिंग मलेशिया। मलेशिया फाइनल में था, मलेशिया को उन्होंने फाइनल में 2-1 से हराया इन चेन्नई। और तीसरे नंबर पे कौन आया है? इंडिया और जापान जो है तीसरे नंबर पे है। इसमें 8 कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी। Who launched the mascot for the upcoming 37th नेशनल गेम्स? सो 37th जो नेशनल गेम्स है उसका जो मस्कट है वो किसने लॉन्च किया है? वो किया है प्रमोद सावंत जी ने, जो कि चीफ मिनिस्टर है गोवा के डॉक्टर प्रमोद सावंत। उन्होंने इसका मस्कट जो है वो लॉन्च किया है 37th नेशनल गेम का। कब? 18th ऑफ जून को, ठीक है। और 18th ऑफ जून को ही गोवा रेवोल्यूशन डे भी मनाया जाता है, ठीक है। जो मस्कट है इस बार का जो मस्कट है 37th नेशनल गेम्स का, उसका नाम है मोगा, ठीक है। मोगा क्या होता है? एक बड़ा सा एनिमल होता है, ठीक है, जो कि कऊ की तरह दिखता है, गाय की तरह दिखता है, विद लॉन्ग कर्व्ड हॉर्न्स, ठीक है। इस तरह के इनके यहाँ पे सींग भी है, तो इसको बोलते हैं मोगा। तो मोगा इसका मस्कट है। किसने लॉन्च किया है? प्रमोद सावंत जी, ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, ठीक है। 37th नेशनल गेम्स का ये मस्कट है, ठीक है। नेशनल गेम्स के बारे में जानते हैं। आपको पता है इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बहुत सारे आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स टैलेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स के जो टैलेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नरिश करना, उनको पहचानना, ताकि वो क्या कर सके? ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। आफ्टर द ओलंपिक 1920 में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ, उसके बाद जो दोरबजी टाटा जी हैं उन्होंने सजेस्ट किया था कि नेशनल लेवल पे एक बॉडी बननी चाहिए ओलंपिक स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो उसी के बेस पे ये नेशनल गेम्स जो है 37th नेशनल गेम जो है वो स्टार्ट किए गए, ठीक है। Who has been awarded गांधी पीस प्राइज फॉर
2021 2021 के लिए गांधी पीस प्राइज़ किसको दिया गया है? दैट इज़ गीता प्रेस, जो कि गोरखपुर की प्रेस है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। सो गीता प्रेस गोरखपुर विल बी अवॉर्डेड बाय द गांधी पीस प्राइज़ फॉर 2021 रिकॉग्निशन। क्यों दिया गया है? इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए, इकोनॉमिक के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। किसके थ्रू? थ्रू नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए और गांधीयन मेथड के ऊपर चलते हुए इन्होंने ये काम किया है। इसके लिए इनको गांधी पीस अवार्ड 2021 का मिला है, ठीक है। तो अब गीता प्रेस की बात करते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1923, ठीक है, 1923 में ये बना था और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर्स हैं। इसके 41.7 करोड़ बुक्स इन्होंने पब्लिश की है 14 लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग 16.21 करोड़ कॉपीज ऑफ श्रीमद् भगवत गीता भी इन्होंने क्या की है? छापी है, ठीक है। अब बात करते हैं गांधी पीस प्राइज़ की। ये जो गांधी पीस प्राइज़ है वो दिया गया है 1995 से दिया जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधीज 125th बर्थ एनिवर्सरी, और ये हर साल दिया जाता है, ठीक है, ताकि हम ट्रिब्यूट पे कर सकें गांधी जी को, ठीक है। गांधी पीस प्राइज़ इंक्लूड्स, मतलब कि 2019 में गांधी पीस प्राइज़ जो दिया गया था सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को, ठीक है, जो कि ओमान के हैं, और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के हैं, उनको 2020 का दिया गया है और 2021 का दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। आपने ये तीनों याद रखने हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेट लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड अरुण पोल ऐप, ठीक है। अरुण पोल, अरुण नाम से ही पता चल रहा है, अरुण मतलब कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो पुलिस है उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है अरुण पोल, ठीक है। 14 जून 2023 को ये ऐप जो है लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? जो वहाँ के सीएम है पेमा खांडू जी, उन्होंने ये लॉन्च किया है, ठीक है। इस ऐप के थ्रू क्या होगा? इट विल अलाउ द कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल जो जितने भी लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के, वो ये रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेंट्स, ठीक है, इस ऐप के थ्रू बिना पुलिस स्टेशन जाए हुए, ठीक है। पुलिस स्टेशन अगर सपोज करो कोई पर्सन है, उसको क्या है, पुलिस स्टेशन काफ़ी दूर पड़ता है और क्या रात का टाइम है, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पे ऑनलाइन पोर्टल के अंदर ही ऑनलाइन ही अपनी कंप्लेंट जो है फायर कर सकता है। द ऐप ऑल्सो एनेबल्स पीपल्स टू अप्लाई फॉर द क्लियरेंस फ्रॉम द पुलिस, ठीक है। द व्हीकल विल ट्रैवल टू द वेरियस प्लेसेस एंगेज विद पब्लिक, ठीक है। इस तरह की ये व्हीकल है, ये लोगों के पास जाएगी, पब्लिक में ये एंगेज करेगी, अवेयरनेस क्रिएट करेगी किसके बारे में? अरुण पोल के बारे में, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको इनके बारे में पता ही नहीं है, जैसे गाँव के लोग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एक इन्होंने वैन रखी है, जीप रखी है, जो कि बहुत सारे प्लेसेस पे जाएगी और अरुण पोल ऐप के बारे में बताएगी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं, आपको पता ही है, हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट रीजन की सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो बॉर्डर लगता है वो भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ लगता है। एस्टेब्लिशमेंट 20 फरवरी 1987 को ये बना था। कैपिटल ईटानगर है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है। ऑफिशियल फ्लावर क्या है? राइको स्टाइलिस रेटुसा, एंड ऑफिशियल एनिमल है गयाल। एनटीपीसी जो विद्युत व्यापार निगम है, कमीशन फर्स्ट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट एट दैट इज डी आईआईटी जोधपुर। तो आईआईटी जोधपुर में एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम ने अपना पहला सोलर पावर जो रूफ है, छत है, सोलर पावर की जो पूरी की पूरी छत है, उसका प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। कहाँ पे? आईआईटी जोधपुर में। और ये 1 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट है, जो कि कौन कर रहा है? एनटीपीसी विद्युत व्यापार जो है निगम जो है वो कर रहा है। अंडर किसके अंडर? रेस्को के अंडर। रेस्को मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी के थ्रू, ठीक है। द पावर परचेज एग्रीमेंट ड्यूरेशन फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब कि जो ये ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट की वो है 25 साल की, ठीक है। रूफटॉप का मतलब है कि पूरी की पूरी जो छत है ना, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी है उसके ऊपर पूरी की पूरी छत पे हमने इस तरह के सोलर पावर प्लांट लगाने हैं और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी लेनी है। तो यहाँ पे 14 ऐसी बिल्डिंग है जिसके ऊपर ये रखा जा रहा है। कहाँ पे? आईआईटी जोधपुर में। Who will become the first Muslim women federal judge in US history, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट की जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसकी हिस्ट्री में पहली मुस्लिम वीमेन फेडरल जज जो है वो कौन बनी है? दैट इज सी नुसरत चौधरी। तो नुसरत चौधरी जी बने हैं और ये पहली बांग्लादेशी भी है, ठीक है। पहली बांग्लादेशी भी और फर्स्ट मुस्लिम वीमेन भी है फेडरल जज इन द यूएस स्टेट, दैट इज यूएसए, ठीक है।
एंड द फर्स्ट मुस्लिम वीमेन टू बिकम द फेडरल जज इन द यूएसए। ठीक है, शी विल सर्व एज द फेडरल जज। कहाँ पे बनेगी ये फेडरल जज? ब्रुकलिन फेडरल कोर्ट इन न्यूयॉर्क में ये जज बनेगी। आफ्टर रिसीविंग 49 वोट अलोंग पार्टी लाइन्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इनका नाम है नुसरत चौधरी जी और ये कहाँ की है? बांग्लादेश की रहने वाली है। बांग्लादेश की है, मतलब बांग्लादेशी है, बट ये अमेरिका में रहती है, सिटीजन वहीं की है, अमेरिका की। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द न्यू चीफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग क्या है हमारे पास? रॉ। ठीक है, जो हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ इंडिया की, उसके जो नए चीफ हैं वो किसको अपॉइंट किया गया है? रवि सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया है। रवि सिन्हा एक 1988 के आईपीएस ऑफिसर थे, छत्तीसगढ़ कैडर के। उनको रॉ का क्या बना दिया गया है? न्यू चीफ जो है वो बना दिया गया है। अभी कौन है? अभी 30 जून तक रहेंगे सेमंत कुमार गोयल। 30 जून के बाद कौन आएंगे? रवि सिन्हा जी आएंगे। अब रॉ के बारे में जानते हैं। इट इज़ द फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, और इनका मेन काम यही है कि टू गैदर फॉरेन इंटेलिजेंस, मतलब कि कहाँ पे षड्यंत्र जैसे रचते हैं ना और देश हमारे बारे में, या फिर हमने कोई इंटेलिजेंस रखनी है, तो ये सारे के सारे इंटेलिजेंस जो है वो रॉ रखता है। ठीक है, एनालिसिस करता है कि किस तरह से हमारे को थ्रेट हो सकते हैं, कहाँ पे हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, जैसे टेररिज्म को काउंटर करना हो, काउंटर प्रोलिफरेशन एफर्ट। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है रॉ करता है। एस्टेब्लिश कब किया गया था? 21 सितंबर 1968 को बना था रॉ। फाउंडर कौन थे? RN काओ एंड इंदिरा गांधी जी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ऑफिस के होल्डर कौन है? सेमंत गोयल अभी तक हैं, सेमंत कुमार गोयल जी, और उसके बाद बनेंगे रवि सिन्हा जी। Who won men's double championship at इंडोनेशिया ओपन 2023? इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल किसने जीता है? ठीक है, मेंस डबल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? ये पहली बार किसी इंडियन ने जीती है। ठीक है, उनका नाम है चिराग एंड सात्विक। आपने इनका नाम याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, चिराग एंड सात्विक शेट्टी। ये इंडिया के हैं और ये पहले इंडियन पेयर बने हैं जिन्होंने डबल्स टाइटल जीता है BWF सुपर 1000 इवेंट में इंडोनेशिया ओपन 2023 में। उन्होंने फाइनल में मलेशिया के वर्ल्ड चैंपियन पेयर को हराया है जिनका नाम है अरुणचिया एंड सो वू यिक। ठीक है, इंडोनेशिया ओपन 2023 टुक प्लेस एट द इस्तोरा गेलोरो बंक कार्नो इन जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, अब इंडोनेशिया ओपन जो है 1982 से कंटिन्यूसली जो है वो किया जा रहा है और ये बहुत ही एक प्रीमियर टूर्नामेंट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर का। ठीक है, तो अबाउट इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। कैपिटल जकार्ता। करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। BIS makes license mandatory for how many footwear products? That is C24। तो BIS का मतलब क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। उन्होंने लाइसेंस मैंडेटरी कर दिया है, आवश्यक कर दिया है। किसके लिए? 24 फुटवियर प्रोडक्ट्स के लिए। कब से? 1 जुलाई 2023 के लिए। ताकि क्यों ये किया गया है? ये लाइसेंस इसीलिए इनको मैंडेटरी किया गया है क्योंकि अगर वो इस तरह के जूते बनाएंगे, इस तरह के फुटवेयर जो वो प्रोडक्ट बनाएंगे, ताकि उन जो प्रोडक्ट्स की है ना वो क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके। ठीक है, उस क्वालिटी को इंक्रीज होगी, जैसे हमारे पास इस तरह के फुटवेयर की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होगी तो हम बाहर से फुटवेयर मंगाना बंद करेंगे, तो इंडिया वालों को ही ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका मेन एम यही है कि टू रिड्यूस द सब स्टैंडर्ड इंपोर्ट। ठीक है, बाहर से जो हम जूते खरीदते हैं, स्पेशली कंट्रीज लाइक चाइना। ठीक है, चाइना से हम काफ़ी जूते खरीदते हैं तो उन पे हमें डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इसके लिए जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने लाइसेंस मैंडेटरी कर लिया है 24 फुटवेयर प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो 24 फुटवेयर प्रोडक्ट्स हैं कवर्ड बाय द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इंक्लूड रबर गम बूट्स हैं। ठीक है, PVC सैंडल है, रबर थॉन्ग्स है, चप्पल है, मॉडल प्लास्टिक फुटवियर है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स दैट इज़ BIS के बारे में जानते हैं। इट इज़ द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी। ठीक है, एक तरह का एक स्टैंडर्ड, जैसे हमारे पास जूते हैं ना, ये इसके लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड स्थापित रखेगा कि ये क्वालिटी चाहिए, ये आपने रबड़ यूज़ करना है, इस क्वालिटी
क्वालिटी का रबड़ यूज़ करना है तो एक स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो है ये सेट करते हैं, ठीक है। इस स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या देते हैं ये, जैसे सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो क्या करता है कि सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉलो करता है, तो ये क्या करेगा, उनको एक लाइसेंस प्रोवाइड कर देगा कि आप इस तरह के जूते जो है वो और बना सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह से स्टैंडर्ड क्वालिटी इंक्रीज होगी ना, क्वालिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतना हम बाहर से मंगाना कम कर देंगे प्रोडक्ट को। तो यही इनका मेन मोटिव है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे इनका, मानक भवन ओल्ड दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है प्रमोद कुमार तिवारी जी। एस्टेब्लिश हुआ था 23 दिसंबर 1986 को। डैश डैश अडॉप्ट्स फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मैरीन लाइफ इन हाई सीज, दैट इज CDUN। तो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है पहली बार एक ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मैरीन लाइफ। मैरीन लाइफ मतलब समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु रहते हैं और जितने भी घास वगैरह रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो पहली बार कोई ट्रीटी जो है वो साइन किया है यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन ऑन 19 जून अडॉप्टेड फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मैरीन लाइफ, ठीक है। कहाँ पे, ओशियन कंजर्वेशन के अंदर। ओशियन कंजर्वेशन मतलब कि जो समुद्र के अंदर जो भी जीव जंतु या जो भी लिविंग थिंग्स रहते हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना है। क्यों प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि समुद्र से हमें क्या नहीं मिलता है, बहुत सारा फूड मिलता है, ऑयल वगैरह मिलता है। इकोनॉमी भी कई देशों की इसी के ऊपर चलती है, बहुत सारे खनिज पदार्थ इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, फिशरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्वाकल्चर होता है। एक्वाकल्चर मतलब फिशरीज, झींगा वगैरह होते हैं, खाते हैं लोग, इसको बेचते हैं, ठीक है, इस तरह से पैसे कमाते हैं। और तीसरा इसीलिए है क्योंकि जो 93% हीट है ना, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस से हमारी अर्थ में जनरेट होती है, वो कौन सोखता है, वो सोखता है समुद्र। तो इन सभी के मामले में, एनर्जी, मिनरल, मटेरियल के मामले में, तो इन चारों चीज़ों के मामले में क्या है, समुद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। तो इसको बचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मैरीन लाइफ इन हाई सीज। वो क्रिएट हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट, इंडिया का पहला मेडल एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में किसने जीता है, दैट इज डी भवानी देवी। भवानी देवी का नाम आपने याद रखना है, ये फेंसिंग प्लेयर है इंडिया की, ठीक है, कब पूछा जा सकता है ये। और ये पहली इंडियन प्लेयर बन गई है जिन्होंने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है। तो भवानी देवी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है, इन वुमेन्स सैब्रे इवेंट इन द एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे, वुक्सी चाइना में हुई थी। ये चैंपियनशिप वुक्सी चाइना में हो रही थी, ठीक है। भवानी जो है वो लास्ट फाइनली हारी है सेमीफाइनल में, मैच अगेंस्ट उज्बेकिस्तान की जो जनाब डेबेकोवा है उनसे ये सेमीफाइनल में हार गई, जिसकी वजह से इनको तीसरा नंबर आया है और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप के बारे में जानते हैं। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया ओशियानिक जोन, ठीक है। फर्स्ट चैंपियनशिप जो है ये तेहरान में हुई थी 1973 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके पेपर में। द टूर्नामेंट रिज्यूम्ड इन 1989 एंड हैज़ हेल्ड एनुअली सिंस 2007, ठीक है। अब चाइना के बारे में जानते हैं। इट इज़ कैपिटल बीजिंग है इनकी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, प्रीमियर ली कांग मतलब कि जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड कांग्रेस चेयरमैन है झाओ लीजी। वो रिसीव यूरोपियन एसे प्राइज। तो यूरोपियन एसे प्राइज किसको मिला है, दैट इज डी अरुंधति रॉय। सो अरुंधति रॉय को क्या मिला है, यूरोपियन एसे प्राइज जो है वो मिला है। एसे प्राइज मतलब कि इन्होंने बहुत सारे जो इनकी लिटरेचर है, ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, उसके लिए ये अवार्ड मिला है। तो अरुंधति रॉय को 45th यूरोपियन एसे प्राइज मिला है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में, बाय किसने दिया है, चार्ल्स व्हीलन फाउंडेशन ने ये दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ल्स व्हीलन फाउंडेशन इसको देती है। अरुंधति रॉयस बुक जो जिसका नाम है आज़ादी 2021, स्पेशली द फ्रेंच ट्रांसलेशन, जो आज़ादी 2021 है ना, इसका जो फ्रेंच ट्रांसलेशन है उसको ये अवार्ड जो है वो उसके लिए जो है इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। रॉय इज नोन फॉर हिज नोटेबल वर्क इंक्लूडिंग बुकर प्राइज विनिंग नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो इसके लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड सेरेमनी है वो 12 सितंबर को होगी ल्यूसियाना स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो इनसे पहले यूरोपियन एसे प्राइज किस किस को मिला है, अलेक्जेंडर जी को, एमिन मलोफ को एंड सिरी
हर्स्टवेट्स को, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने याद रखना है इंडियन है। यूरोपियन ऐसे प्राइज़ किसको मिला है? 45th, दैट इज़ अरुंधति रॉय। और ये कौन फाउंडेशन देता है? चार्ल्स विलन फाउंडेशन देता है। यूरोपियन ऐसे प्राइज, इट इज़ अ लिटरेरी अवार्ड डेडिकेटेड सोलिली ऑन द जेनर ऑफ ऐसे एंड स्टार्टेड इन 1975। इंडिया गिफ्ट्स मिसाइल करवेट्स INS कृपाण, ठीक है। जो INS कृपाण है ये इंडिया का मिसाइल करवेट है। ये इंडिया ने किसको गिफ्ट किया है? वियतनाम को ये गिफ्ट किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी है, वो 19 जून को उन्होंने अनाउंस किया है टू गिफ्ट द इंडिजीनियस। ये इंडिजीनियस है, मतलब कि इंडिया ने इसको खुद बनाया है। ये मिसाइल करवेट है, वो जो कि INS कृपाण इसका नाम है, और वियतनाम को ये दिया गया है, ठीक है। INS कृपाण मिसाइल करवेट है, बिलोंगिंग टू द खुखरी क्लास से ये बिलोंग करता है, ठीक है। और इसका वेट है 1350 टन, ठीक है। और ये इंडियन नेवी में कमीशन हुआ था 12 जनवरी 1991 को, और इसकी लेंथ है 91 मीटर एंड बीम 11 मीटर की है, और इसकी जो स्पीड है वो 25 नॉट्स के बराबर है, ठीक है। द रोल परफॉर्म्ड बाय द INS कृपाण इंक्लूड द कोस्टल ऑफशोर पेट्रोलिंग, मतलब कि जैसे हमारे पास कोस्टल एरिया होता है ना, वो हमारी क्या होती है? एक बाउंड्री होती है, ठीक है। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? पेट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू कोस्टल सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, सरफेस वॉरफेयर को इंक्रीज कर सकते हैं, एंटी पायरेसी ऑपरेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के लिए हम इसको लगा सकते हैं, और डिजास्टर रिलीफ के लिए ऑपरेशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये किसको गिफ्ट किया है इंडिया ने? वियतनाम को। सेंटर लॉन्चेस दक्षता, ठीक है। सेंटर लॉन्चेस दक्षता कोर्स सूट ऑन IGOT प्लेटफॉर्म टू एनहांस द स्किल्स ऑफ यूथ प्रोफेशनल। जो यूथ है उनके उनमें जो है स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए IGOT प्लेटफॉर्म पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दक्षता कोर्स जो है वो लॉन्च किया है। दक्षता का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स फॉर हॉलिस्टिक चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसका मेन एम यही है कि हमने जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनका हमने स्किल्स को इंक्रीज करना है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। The objective of the initiative, the Department of Personnel and Training has set up the कर्मयोगी भारत, a government owned non-profit special purpose vehicle से। अब कर्मयोगी के बारे में जानते हैं। व्हाट इज कर्मयोगी? IGOT जो कर्मयोगी है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो कर्मयोगी इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओविंग, मैनेजिंग, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसका मेन मतलब यही है टू कैपेसिटी बिल्डिंग। जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं या फिर जो सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनमें काम करने की क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, उनमें स्किल्स बढ़ाना, ठीक है। यही IGOT कर्मयोगी का काम है। और इसमें 5 तरह के फंक्शनल सेंटर्स हैं। ऑनलाइन लर्निंग भी हो सकती है, कम्पिटेंसी मैनेजमेंट होगा, कैरियर मैनेजमेंट होगा, डिस्कशन होगा, और इसमें नेटवर्किंग भी होगी। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दैट इज़ 21 जून, ठीक है। तो ये जो योगा डे है ये मनाया गया है टू प्रमोट द मैनी बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। योगा को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे के पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में फैलाना, इसी का ये मेन उद्देश्य है, ठीक है। द डेट इज़ चूजन, ये जो डेट है 21 जून ही क्यों चूज़ की गई है? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट डे है पूरी की पूरी साल का इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इंटरनेशनल जो योगा डे है, एनकरेज द फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हार्मोनी, ठीक है। इस बार की थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। और द थीम रिप्रेजेंट द शेयर डिजायर ऑफ वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है। योगा प्रमोट्स मेडिटेशन, स्ट्रेस रिडक्शन एंड ओवरऑल हेल्थ एंड वाइटलिटी, ठीक है। इन 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टुक प्लेस ऑन जून 21 एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे, वहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इस बार मनाया गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट योगा सेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट दिस प्लेस। अब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल योगा डे के बारे में जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने प्रपोज किया आइडिया ऑफ योगा डे 2014 में, ठीक है। कब किया था? 69th सेशन की जो उनकी स्पीच थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है। ऑन 11 दिसंबर 2014 ऑल 193 मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन अननिमोसली एग्री टू ऑब्जर्व 21 जून एज द इंटरनेशनल योगा डे। और पहला जो इंटरनेशनल योगा डे हुआ था वो होता 21 जून 2015 को, ठीक है।
अब इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जानते हैं। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इस बार की जो थीम थी वो थी गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। ठीक है। 13 जून को इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। इसकी जो थीम थी वो थी यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइसेस हार्ड। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इस बार की थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे। ठीक है। और इस बार की जो थीम थी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लैनेट ओशियन द टाइड्स आर चेंजिंग। Nature restoration law which was seen in the news is associated with which region? That is B, यूरोप। ठीक है। यूरोप से रिलेटेड है नेचर रेस्टोरेशन लॉ। ठीक है। द यूरोपियन ग्रीन डील इनिशिएटेड इन 2019 कंसिस्टेड ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज इनिशिएटिव एम्ड गाइडिंग एट द यूरोपियन यूनियन टुवर्ड द अचीविंग द क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय द ईयर 2050। मतलब कि 2050 तक हमें क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है, हमारे अपने जो क्लाइमेट है उसको बहुत अच्छा बनाना है। ठीक है। द करंट मैंडेट फॉर द रीजन टू अचीव द क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी। मतलब कि 2050 से पहले पहले हमने क्या करना है, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को अप्रूव करना है। तो ये जो लॉ है ये किसने लाया है? यूरोप में ने ये लॉ लाया है जिसका नाम है नेचर रेस्टोरेशन लॉ। Which state और यूटी रिसेंटली विड्रॉ इट्स जनरल कंसेंट फॉर द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। अब क्या होता है, जितनी भी हमारे पास स्टेट्स होती हैं, अगर उनको क्या चाहिए, अपनी स्टेट में किसी के ऊपर क्या करना है, कोई क्रिमिनल है उसके ऊपर सीबीआई की जांच रखनी है, तो उसके लिए क्या होगा, सीबीआई डायरेक्टली उस स्टेट में नहीं जा सकती, पहले उनको सीएम से क्या कर लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। बट अभी अभी रिसेंटली एक स्टेट ऐसी आई है जिन्होंने उन्होंने अपनी जो कंसेंट है, ठीक है, उसको विड्रॉ कर दिया है फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि अगर इस स्टेट में अगर आपने सीबीआई ने जाना हो कि कोई भी छानबीन करने के लिए, तो वहाँ की गवर्नमेंट से पूछना ज़रूरी नहीं है। ये स्टेट में डायरेक्टली एंटर करके यहाँ पे क्या कर सकती है, लोगों की जो भी क्रिमिनल है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो इनका नाम है तमिलनाडु। तो इसी के साथ ऐसा करने वाली अब 10 स्टेट्स होंगी हैं। तमिलनाडु अभी अभी इसमें शामिल हुआ है। ठीक है। तमिलनाडु इज़ द न्यूएस्ट मेंबर। दूसरे फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। और आपने याद रखना है वेस्ट बंगाल ऐसा करने वाली पहली स्टेट थी। ठीक है। तमिलनाडु जो है वो बनी है 10th स्टेट। ठीक है। और ये किस प्रोविजन के अंदर आता है, द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर ये आता है। विच कंट्री रिटर्न रिमेन्स ऑफ इंडिजीनियस माओरी एंड माओरियोरी पीपल टू न्यूजीलैंड, दैट इज सी जर्मनी। तो जर्मनी के पास क्या थे, बहुत सारे इंडिजीनियस आर्टिफैक्ट्स थे। किसके, न्यूजीलैंड के। ठीक है। न्यूजीलैंड की कौन सी प्रजाति के लोगों के, वहाँ पे प्रजातियाँ रहती है माओरी एंड माओरीरी। ठीक है। जो ये माओरी एंड माओरीरी पीपल की जो प्रजातियाँ हैं जो न्यूजीलैंड में रहती है, इनकी अपनी बहुत पुरानी आर्टिफैक्ट थे। ठीक है। वो जो कि कहाँ पे थे, जर्मनी में थे। तो जर्मनी ने इनको वापस जो है वो आर्टिफैक्ट्स लौटा दिए हैं। तो 95 जो इंडिजिनस न्यूजीलैंडर्स हैं एज वेल एज आर्टिफैक्ट्स एंड कल्चरल ट्रेजर्स, ठीक है, हैज़ बिन रिटर्न टू द न्यूजीलैंड फ्रॉम द म्यूजियम एंड यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी। ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। Who became the most popular leader of the world with 75% approval rating report by US based consulting firm Morning Consult। ठीक है। तो एक यूनाइटेड स्टेट की कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है, जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। ठीक है। उन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक सर्वे किया है जिसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन है, दैट इज सी नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी इस रेटिंग में सबसे पहले नंबर पे है, 76% रेटिंग है। दूसरे नंबर पे है एलेन बर्सेट जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। तीसरे नंबर पे है एंड्रेस मैनुएल लैपोस जो मैक्सिको के हैं। चौथे नंबर पे है एंथनी अल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। पाँचों में है जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की है। छठे पे है लुला डी सिल्वा जो ब्राज़ील के हैं। पेड्रो सेंचेज जो स्पेन के हैं। जो बाइडन जो यूएसए के, वो 8th नंबर पे है। तो इस तरह की ये लिस्ट जो है वो जारी की है। ये मोस्ट पॉपुलर लीडर है पूरे के पूरे वर्ल्ड के, उसमें पहले नंबर पे है नरेंद्र मोदी। Who has been appointed as the chairman of गिफ्ट सिटी। जो गिफ्ट सिटी हमारे पास गुजरात में है, उसके चेयरमैन किसको बनाया गया है, हसमुख अधिया जी को बनाया गया है। हसमुख अधिया इज अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट एंड फॉर्मर यूनियन एंड फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द रेवेन्यू सेक्रेटरी।
ठीक है। तो गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, ठीक है, गिफ्ट सिटी है जो कि गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है। तो इसके जो चेयरमैन है वो बने हैं मनसुख अधिया जी, ठीक है। ये इंडिया की फर्स्ट ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है और फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी है, ठीक है। गिफ्ट सिटी हैज़ बिन प्रोमोटेड एज द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ठीक है। गिफ्ट सिटी इज डिवाइडेड इन द 2 जोन, यहाँ पे 2 जोन है, एक इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है और दूसरा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया भी यहाँ पे मौजूद है। हु हैज़ बीन टेक्स ओवर एज अ CEO ऑफ UIDAI, ठीक है। UIDAI का मतलब क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू हमारे आधार कार्ड बनते हैं, ठीक है। तो इसके जो नए CEO हैं वो बने हैं अमित अग्रवाल, ठीक है, अमित अग्रवाल इसके नए CEO बने हैं, ठीक है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो UIDAI है ये गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है 12 जुलाई 2016 को और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर ये काम करता है, ठीक है। तो ये आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत आया है UIDAI, ठीक है। अब अजय बांका के बारे में हम बात करेंगे। अजय बांका क्या है? ये प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। दूसरे कौन है? दूसरे है प्रवीण सूद, वो है CBI के डायरेक्टर। अब एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं, वो डिप्टी चीफ हैं एयर स्टाफ के, ठीक है। देबादत्ता चंद मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। रजनीश कर्नाटक, ये क्या है हमारे पास? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। एंड शांतनु रॉय जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है BEML लिमिटेड के। तो ये कुछ डेजिग्नेशन है जो अभी अभी अपॉइंटमेंट्स जो है वो हुई हैं इसी मंथ या फिर पिछले मंथ। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? दैट इज सी न्यू दिल्ली का जो सफदरगंज हॉस्पिटल है वहाँ पे जो है पहला इंडिया का, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का ये पहला स्किन बैंक जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। तो नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली का जो सफदरगंज हॉस्पिटल है वहाँ पे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? जो लोग इसमें बोलते हैं, जैसे कोई पर्सन है वो मरने वाला है, सपोज कि उसने पहले से ये लिख के दे दिया कि जब मैं मरूंगा तो मेरी जो स्किन है वो आप डोनेट कर दो, ठीक है। अब वो स्किन किसके काम आएगी? वो स्किन काम आएगी, सपोज करो एसिड अटैक किसी के ऊपर हुआ है, किसी के फेस पे, किसी के बॉडी पे। दूसरा क्या होगा कि किसी की स्किन खराब है, ठीक है। तीसरा क्या है हमारे पास? जैसे कोई किसी की स्किन जल जाती है, ठीक है, ट्रॉमा पेशेंट है, ठीक है, उनके लिए जो है ये स्किन जो है ली जाती है और उनको ये इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। तो ये क्या है? ये नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक जो है वो खुला है, ठीक है। तो जो और ये जो स्किन है ना वो विद इन 6 जैसे पर्टिकुलर बंदा जो है वो मर जाता है उसके विद इन 6 घंटे के अंदर अंदर हमें ये स्किन जो है वो निकालनी पड़ती है, ठीक है। स्किन बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में टोटल स्किन बैंक कितने हैं? 16 स्किन बैंक जो है पूरी की पूरी कंट्री में है। आउट ऑफ 16 7 जो है वो अकेले महाराष्ट्र में है, 4 चेन्नई में है, 3 कर्नाटका में है, 1 मध्य प्रदेश में है, 1 उड़ीसा में है और 1 हमारे पास नॉर्थ इंडिया का पहला बना है सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, ठीक है। फर्स्ट सेंट्रल यूरोपियन नेशन टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज, दैट इज डी इस्टोनिया। तो पहला जो सेंट्रल यूरोपियन देश बन गया है जिसका नाम है इस्टोनिया, जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज जो है वो अलाउ कर दी है। जैसे मेल मेल की शादी, फीमेल फीमेल की शादी, तो इस तरह की जो है सेम सेक्स मैरिज जो है वो अलाउ कर दिया है इस्टोनिया ने। और ये पहली सेंट्रल यूरोपियन की ये पहली कंट्री जो है वो बनी है, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज इज प्रोहिबिटेड इन सेवरल फॉर्मर कम्युनिस्ट सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज एंड दैट वंस द पार्ट ऑफ द सोवियत लेड वार्सो पैक्ट, ठीक है। इन 2014 इस्टोनिया लीगलाइज द सेम सेक्स पार्टनरशिप, ठीक है। एंड 2016 को गवर्नमेंट पास द एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ टू प्रोटेक्ट LGBTQ कम्युनिटी। हु विंस जर्मन बुक ट्रेड 2023 पीस प्राइज, दैट इज बी सलमान रशीद, ठीक है। सलमान रशीद ने क्या जीता है? जर्मन बुक ट्रेड 2023 का अवार्ड जो है उन्होंने जीता है, ठीक है। जर्मन बुक ट्रेड 2023, दैट इज ये ब्रिटिश अमेरिकन है जिनका नाम है सलमान रुश्दी, ठीक है। इनका जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था? 19 जून 1947 को बॉम्बे में, जो कि इंडिया में। तो ये इनका जो बैक रूट है वो इंडिया है, तभी ये इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। Who to be conferred with the first प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड? सो प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड जो है वो पहला
पहली बार दिया जा रहा है। ठीक है, प्रोफेसर जयशंकर ये काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर लिखते थे, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी है, लिटरेचर लिखी है, तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहली बार दिया जा रहा है, फर्स्ट टाइम प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद अवार्ड जो है वो किसको दिया जा रहा है, दैट इज़ आचार्य गोपी जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो आचार्य एन गोपी जी ने क्या दिया गया है, ये एक इनको ये प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड जो है दिया जा रहा है, फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है। ये एक पोइट है, लिटरेरी क्रिटिक है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे लिटरेचर इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, दिस अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय, कौन इसको दे रहा है, भारत जागृति ये इसको दे रही है। ये एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एफिलेटेड विद द भारत राष्ट्र समिति, और इसका एम यही है कि जितने भी हमारे पास लिटरेचर लिखने वाले बहुत महान महान लोग हैं उनको क्या करना है, उनको ऑनर देना है, उनको सम्मान देना है। ठीक है, जो आचार्य गोपी जी है उनको ये अवार्ड कब दिया जाएगा, 21 जून को दिया गया है तेलंगाना के सारस्वत परिषद में, इन अबिट्स टू रिमेंबर हिज कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर। Which country create history as first foreign government to promote country through yoga? That is B, ओमान। तो क्या ओमान ऐसी कंट्री बन गई है, पहली कंट्री बन गई है, ठीक है, पहली फर्स्ट फॉरेन कंट्री बन गई है टू प्रमोट कंट्री बाय योगा, मतलब कि अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं ये योगा के जरिए। अभी आपको पता है कि 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है, तो योगा डे का क्या होता है, योगा डे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, योगा का नाम लेके क्या कर सकते हैं, ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, तो यही काम जो है इन्होंने किया है। ठीक है, इंडियन की जो एम्बेसी है ओमान में हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू यूनिक वीडियो जिसका नाम है साउलफुल योगा सेरेन ओमान, मतलब कि योगा के थ्रू हमने क्या करना है, ओमान का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको इंक्रीज करना है, यही इसका मेन मोटिव है। ठीक है, टू शोकेस द ब्यूटी ऑफ ओमान, ठीक है, वाइल फीचरिंग द योगा एंथुसिस्ट, मतलब कि जितने भी योगा के बहुत सारे हमारे पास देखो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती रहती है योगास की, योगा काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है, तो इसके थ्रू क्या किया है, योगा का फीचर करके हमने क्या करना है, ब्यूटी ऑफ ओमान को अभी लुत्फ़ लेना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ओमान में आ सके। ठीक है, तो इसके साथ जो है हमारे पास जो इंडियन एम्बेसी है ओमान में उनके साथ जुड़ा हुआ है, ओमान्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनके साथ जुड़ा हुआ है इस स्कीम में। तो ओमान योगा यात्रा अभी कुछ दिन पहले भी क्या हुआ, जो एम्बेसी है इंडिया की एम्बेसी है ओमान में, उन्होंने ओमान योगा यात्रा भी जो है वो स्टार्ट की थी, ए 5 month लॉन्ग जर्नी लीडिंग अप टू लार्ज स्केल सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे 2023। अब ओमान के बारे में जानते हैं, यहाँ के सुल्तान है हाथम बिन तारिक अल सैद। ठीक है, कैपिटल है मस्कट, ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम एंड करेंसी है ओमानी रियाल। Who has been named as the new Deputy Governor of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज डी स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, स्वामीनाथन जो जानकी रामन जी हैं उनको क्या बना दिया गया है, न्यू डिप्टी गवर्नर बना दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और गवर्नर कौन है, गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, और ये किसको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे महेश कुमार जैन जी को। ठीक है, अब कौन बने हैं डिप्टी गवर्नर, दैट इज स्वामीनाथन जानकी रामन। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, ये 1 अप्रैल 1935 को बना था। कौन से एक्ट के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, और पहले जो गवर्नर थे आरबीआई के वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, और पहले जो आरबीआई हुआ करता था वो कोलकाता में हुआ करता था, उसके बाद 1937 में इसको मुंबई जो है शिफ्ट कर दिया गया, और ये नेशनलाइज हुआ था 1949 में। और नेशनलाइज का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ओन कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे बैंकिंग रेगुलेशन भी हुए हैं 1949 में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में आजकल। ठीक है, इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। विच सिटी सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट गैदरिंग इन द योगा डे। ठीक है, योगा डे आपको पता है 21 जून को होता है, तो उस दिन सबसे ज़्यादा गैदरिंग का रिकॉर्ड जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। कहाँ पे हुआ, ये सूरत में हुआ। ठीक है, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड। ठीक है, इस क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1.53 लाख पीपल जो है वो योगा डे के इवेंट में आए थे सूरत गुजरात में। ठीक है, जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड था वो 2018 में कोटा राजस्थान में हुआ था, जिसमें 1,09,984। ठीक है, 1,09,984
984 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया था, बट इस बार कितने किया था 1.53 लाख, मतलब कि 1.5 लाख के आसपास लोग जो है इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, यहाँ पे 75 आइकॉनिक प्लेसेस थे इंक्लूडिंग साबरमती रिवर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वाइट रन ऑफ कच्छ एंड मधेरा सन टेम्पल वर सेलेक्टेड फॉर द योगा डे सेलिब्रेशन। ठीक है, योगा डे जो प्रोग्राम है वो बहुत सारे विलेजेस में किया गया, टाउन्स में किया गया, सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल, हेल्थ सेंटर्स, पुलिस हेडक्वार्टर, जेल्स, पुलिस स्टेशंस, पब्लिक गार्डन, तो सब जगह पे, मतलब कि पूरे के पूरे गुजरात में जो है काफ़ी धूमधाम से इस बार क्या मनाया गया, योगा डे। विच कंट्री इंक्स डील विद पाकिस्तान टू सेटअप न्यूक्लियर पावर प्लांट? कौन कर सकता है पाकिस्तान के साथ डील? ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की आपको पता होगा, दैट इज़ चाइना। तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, जिसके अंतर्गत चाइना पाकिस्तान को 4.8 बिलियन रुपीस देगा। ठीक है, क्या किसके लिए? पंजाब जो प्रोविंस है वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए, ताकि वो बोल तो रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, पता नहीं क्या जनरेट कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। ठीक है, द न्यूक्लियर पावर प्लांट डील्स विद द सिंबल ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिटवीन द चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी 1200 मेगावाट के चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की। कहाँ पे? पंजाब जो इनका एरिया है, ठीक है, पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मियांवाली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान इज रिसीविंग ए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ $4.8 बिलियन फ्रॉम चाइना फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये अमाउंट भी आपने याद रखना है। पाकिस्तान के बारे में जानते हैं, आपको पता है इंडिपेंडेंस इनको मिली थी 14 अगस्त 1947 को, कैपिटल इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट कौन है इसके? आरिफ अलवी जी। एंड पीएम कौन है? शहबाज शरीफ। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू एंड इंग्लिश। Who appoints Eddie Wu as the new CEO and Joseph Tsai as the executive chairman? ठीक है, दैट इज डी अलीबाबा। तो अलीबाबा एक चाइनीज़ काफ़ी ज़्यादा कंपनी, जैसे हमारे पास यहाँ पे गूगल वगैरह है ना, काफ़ी ज़्यादा इंडिया में और यूएसए में काफ़ी ज़्यादा चलता है। ठीक है, गूगल, तो इसी की तरह चाइना का एक अपना ही एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अलीबाबा। ये बहुत ही बड़ी कंपनी है चाइना की। उन्होंने अपना जो न्यू सीईओ है वो रखे हैं एडी वू, और जोसेफ साई इनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स की एक कंपनी है, रिटेल, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी की एक कंपनी है। ठीक है, चाइनीज़ कंपनी है। ठीक है, ये फाउंड हुई थी 9 अप्रैल 1999 को। इसका हेडक्वार्टर है हांगझोउ चाइना में। फाउंडर है जैक मा, ठीक है, जोसेफ सी टसाई, जेंगयांग एंड जिंगयांग जिन। ठीक है, एलीबाबा फैसिलिटेट बिजनेसेस एंड कस्टमर्स टू कनेक्ट, बाय एंड सेल वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जिस तरह से हम प्रोडक्ट्स भी सेल और क्या करते हैं, खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते हैं? अमेज़न, फ्लिपकार्ट। तो इसी की तरह की इनकी बहुत सारी कंपनीज़ की इनकी वाइड रेंजेस हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह की क्या है, ई कॉमर्स, रिटेल एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी की ये कंपनी है चाइना की। पेंगल पाथुकपटू, ठीक है, पेंगल पाथुकपटू थितम, ठीक है, एक वीमेन सेफ्टी की एक स्कीम है। किसने लॉन्च की है? दैट इज ही तमिलनाडु। सो तमिलनाडु ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया है? चेन्नई में इनको लॉन्च किया है। इसका मेन एम यही है कि हमने सेफ ट्रांसपोर्टेशन देना है वीमेन के लिए। जैसे हमारे पास क्या होता है, नाइट शिफ्ट होती है वीमेंस की, जैसे हमारे पास 10 बजे से लेके रात को सुबह 7 बजे तक क्या होता है, इनकी नाइट शिफ्ट भी लगती है। कई बार 11 बजे इनको घर वापस आना होता है, या फिर 11 बजे घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होगा, तो वीमेन की सेफ्टी के लिए क्या होगा, ये क्या करेंगे, इन नंबर्स पे कॉल करेंगे, जैसे 1091 पे, 112 पे, या फिर ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें ये कॉल करेंगे। ठीक है, और क्या बोलेंगे, पुलिस वालों को बोलेंगे कि हमें जाने में प्रॉब्लम हो रही है, जिन को जाने में प्रॉब्लम हो रही है अपने गंतव्य स्थान तक। ठीक है, तो ये कॉल कर देंगे पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले क्या करेंगे, अपनी एक पेट्रोल व्हीकल जो है वो प्रोवाइड कर देंगे इन फीमेल्स को, वीमेंस को, ताकि वो अपने घर सुरक्षित जा सके या अपने ऑफिस जो है वो वापस जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्कीम है, कौन से स्टेट की है? तमिलनाडु स्टेट की है। तमिलनाडु पुलिस की ये एक पहल है। ठीक है, इसके लिए ये जैसे हमारे पास यूज़ ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन है, बहुत सा प्रीवियसली यहाँ पे पुलिस ने एनकरेज किया था लोगों को। ठीक है, कावलम SOS मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करने के लिए फॉर सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ठीक है, इन अक्टूबर ऑफ द प्रीवियस ईयर द कोयम्बटूर पुलिस लॉन्च द पुलिस अक्का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है पुलिस तमिलनाडु की लॉन्च करती रहती है, जिसका नाम अभी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है पेंगल पाथुकप्पू थितियम। ठीक है, वुमेन सेफ्टी स्कीम है जो कि तमिलनाडु पुलिस ने स्टार्ट की है।
For the first time, dash regulators approve the sale of chicken made from animal cells, that is B USA। तो USA ने पहली बार क्या किया है, सेल ऑफ चिकन, ठीक है, सेल ऑफ चिकन मेड फ्रॉम द एनिमल सेल्स, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई भी मुर्गी है, ठीक है, उससे हम क्या लेंगे, एक छोटा सा सेल लेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, एक बड़े से फरनास में डालेंगे, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है और हम उसका जो है वो मीट तैयार करते हैं एक छोटा सा सेल लेके, ठीक है, वो हम मीट तैयार करते हैं। तो इसको हम आर्टिफिशियल मीट भी बोलते हैं, लैब में बनाया हुआ मीट भी बोलते हैं। तो इसको यूएस यूनाइटेड स्टेट के रेगुलेटर्स ने पास कर दिया है कि अब आप यूएसए में जो है इस तरह का जो मीट बनता है, लैब्स में जो मीट बनता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ जो है वो हो सकता है। इसके इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके यही फ़ायदे हैं कि जो ये मुर्गी है इसको मारना नहीं पड़ा, इसका एक पर्टिकुलर सेल लिया, उसी के थ्रू हमने इसका बड़ा मीट जो है वो तैयार किया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, लिविंग एनिमल्स को बिना हार्म किए हमें मीट मिल जाएगा, फर्टिलाइज एग मिल जाएंगे, स्टोर सेल बैंक्स मिल जाएंगे, ठीक है, और एनिमल के ऊपर भी कोई क्राइम नहीं होगा और इन्वायरमेंट के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Who has been elected as the new PM by the Parliament of Finland? तो फिनलैंड का न्यू पीएम कौन बना है, दैट इज़ ए पैट्री ओर्पो। तो पैट्री ओर्पो जो है वहाँ के नए पीएम बने हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू। 107 मेंबर थे पार्लियामेंट में, जिसमें से 81 अपोज्ड एंड 11 अब्सटेन्ड, ठीक है। सॉरी, इसमें हमारे पास जो ऑर्फोज का इलेक्शन हुआ, ठीक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन हुआ, इसमें 107 मेंबर्स इनके फेवर में थे, 81 इनके ऑपोजिट में थे और 11 ने इसमें अब्सटेन, मतलब कि इन्होंने वोटिंग नहीं की, ठीक है। तो जो यहाँ के प्रेसिडेंट है सर्ली निएस्टो इज सेट टू फॉर्मली अपॉइंट पैट्री ओर्पो एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में जानते हैं, इट इज़ अ नॉर्थर्न यूरोपियन नेशन, ठीक है, और ये बाउंड्री शेयर करता है स्वीडन, नॉर्वे और रशिया के साथ, और इनकी कैपिटल है हेलेंस्की, ठीक है। हेलेंस्की इज सिचुएटेड इन द पेनिसुला एंड इज सराउंडेड बाय द आइलैंड्स इन द बाल्टिक सी। Who has been appointed as the president of BRICS CCI Women Vertical, that is B रूबी सिन्हा। तो रूबी सिन्हा को क्या अपॉइंट किया गया है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल वुमेन वर्टिकल की प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किया गया है फॉर द 3 years ऑफ टर्म, ठीक है। सिन्हा क्या है, ये एक फाउंडर मेंबर है, शी एट वर्क एंड कॉमो ब्रांड कम्युनिकेशन की एक फाउंडर है, ठीक है। अब ब्रिक्स का मतलब क्या है, ये एक ग्रुप है कि कौन कौन सी कंट्री का, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका की कंट्री का एक ग्रुप है। सिन्हा सक्सेडेड, इससे पहले जो प्रेसिडेंट थी ब्रिक्स सीसीआई की वो है शबाना नासिम जी। अब कौन बनी है, अब बनी है रूबी सिन्हा जी। What is the rank of India in वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स, ठीक है। जो ग्लोबल जेंडर गैप की जो रिपोर्ट है वो कौन लॉन्च करता है, वो लॉन्च करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इंडिया में इसकी जो रैंक है वो है 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़, ठीक है। तो पहले नंबर पे इसमें कौन है, जहाँ पे ग्लोबल जेंडर, जो जेंडर मेल फीमेल के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम है, वो है आइसलैंड, दूसरे नॉर्वे, 59 पे है बांग्लादेश, 103 पे भूटान, 107 पे चाइना, 115 पे श्रीलंका, 116 पे नेपाल और 127 पे इंडिया और 142 पे पाकिस्तान, ठीक है। व्हाट इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज अ बेंचमार्क इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। सबसे पहले ये 2006 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ये क्या ट्रैक करता है, प्रोग्रेस एंड कंपेयर द नेशन एडवर्टाइजमेंट्स टुवर्ड द जेंडर पैरिटी एंड इक्वालिटी, मतलब कि जो जेंडर पैरिटी है, जो मेल और फीमेल के बीच में जो इक्वालिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करो, ठीक है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करो फीमेल की, अपॉर्चुनिटी दो उनको, एजुकेशन दो, अटेनमेंट दो, हेल्थ दो, सर्वाइवल दो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दो। तो इन सभी के बेस पे जो है ये चेक किया जाता है कि कहाँ की वीमेंस को पार्शियलिटी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुशहाल है, ज़्यादा अच्छे से रह रही है। जेंडर गैप, मेल और फीमेल के बीच में जेंडर गैप जो है वो बहुत कम है, ठीक है। इस तरह की ये जो है एक रिपोर्ट है, इसमें पहले नंबर पे आइसलैंड है, दूसरे पे नॉर्वे है और इंडिया का रैंक है 127। पिछले साल इंडिया का रैंक था 135 के आसपास, अब है 127।
हु इनैगोरेटेड इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव, दैट इज डी राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह जी ने क्या इनोग्रेट किया है, इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है ध्रुव। कहाँ पे, सदर्न नेवल कमांड इन कोची। अभी आपको पता है कि जो इंडियन नेवी है वो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है जहाज चलाने की, ठीक है। उसको क्या दिया जाएगा, उनको हम डायरेक्टली जहाज पे नहीं देंगे, पहले हम इसको सिमुलेशन मतलब कि एक आर्टिफिशियल इस तरह का ग्राउंड बनाया जाएगा, आर्टिफिशियली बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे नेवी के ऑफिसर्स को, ताकि वो शिप्स को अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीख ले। इसके यहाँ पे सीख के उसके बाद इनको एक्चुअल शिप पे ले जाया जाएगा, ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड बाय द इंडिया ने इसको खुद डेवलप किया है, जिसका नाम है ISC ध्रुव, रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो आपने ये याद रखना है, इसका नाम है ध्रुव। Tata Power becomes the most attractive employer brand in India, the REBR 2023 रिपोर्ट, ठीक है। रैंडस्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2023, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है जो टाटा की जो पावर है, टाटा पावर जो कंपनी है, ठीक है, इंडिया की सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसी में एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें क्या करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे है अमेजन, तीसरे नंबर पे है टाटा स्टील, ठीक है। क्यों इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं टाटा पावर की तरफ, क्योंकि क्या होगा, जो टाटा पावर है वो लोगों को क्या कर देता है, एम्प्लॉयर को क्या देता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है काम करने की, वर्क लाइफ बैलेंस देता है, गुड रेपुटेशन देता है, अट्रैक्टिव सैलरी देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है, बहुत सारे इनको बेनिफिट्स देते हैं। इसी की वजह से टाटा पावर जो है मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड बना है इंडिया का। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है अमेजन। Who launches knowledge sharing platform for inclusive डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। तो नेशनल हाईवे की जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, इसके लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड NHAI प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, इन दोनों ने इसको लॉन्च किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे। जितने मेरे पास नेशनल हाईवेज हैं, रोड्स हैं इंडिया में, उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, डेवलप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा रोड डिज़ाइन पे ध्यान देना है, इनकी सेफ्टी पे, रोड सेफ्टी पे ध्यान देना है, कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है, और इसका इन्वायरमेंट के ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो इसके लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। इट एम्स द कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो मिनिस्टर है वो है नितिन गडकरी जी। हम NHAI के बारे में जानते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 1988 में एक्ट के थ्रू आया था, और ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। और जितने भी हमारे पास नेशनल हाईवेज हैं उनको बनाना, उनकी जो क्या करना है, उनकी रिपेयर करना, ठीक है, वहाँ पे हमने बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सारा का सारा काम कौन करता है, NHAI करता है। Minister of Steel inaugurated silica reduction plant project at, that is a SAIL, Steel Authority of India, भिलाई स्टील प्लांट डली माइंस में, ठीक है। तो सेल ने क्या किया है, सेल ने सिलिका रिडक्शन प्लांट, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जैसे हमारे पास स्टील के ऊपर काम होता है, उसको तोड़ा जाता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिलिका जो है वो इंक्रीज होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो निकल जाते हैं। उन पार्टिकल्स को रिड्यूस करना, उसी का एक प्लांट जो है सेल का जो सेंटर है भिलाई स्टील प्लांट, वहाँ पे जो है ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। This enables SAIL to utilize low-grade ore from Delhi mines through beneficiary process. About 80% of the iron ore reserve present in the mine have been already utilized. मतलब कि जो low grade ore होता है, ठीक है, जो आयरन का लो ग्रेड ओर होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने किस में कन्वर्ट करना है, स्टील में कन्वर्ट करना है, थ्रू डली माइंस, थ्रू बेनिफिशियरी प्रोसेस के थ्रू। और उसमें जो भी हमारे पास छोटे छोटे कण निकलते हैं उसको हमने प्रोसेस करना है, ताकि वो ज़्यादा इफेक्ट ना करे लोगों की हेल्थ पे। तो सिलिका रिडक्शन प्लांट हैज़ बीन सेटअप विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 149 करोड़, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट के बारे में जानते हैं। ये भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में ये प्लांट है, ये काफ़ी पुराना प्लांट है इंडिया का। अब स्टील प्लांट हमारे पास इंडिया में कहाँ पे है, एक हमारे पास इनका जो हेड ऑफिस है सेल का, वो है दिल्ली में, ये हेड ऑफिस है, ठीक है। प्लांट कहाँ पे है, बोकारो में, ठीक है, बर्नपुर में, दुर्गापुर में, राउरकेला में, भिलाई में, चंद्रपुर में, ठीक है, भद्रावती में, सलेम में, ठीक है।
ये जितने भी हमारे पास है ना, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो जमशेदपुर वाला है और मुंबई वाला जो टाटा स्टील का प्लांट है, ये आता है हमारे पास टाटा स्टील के अंदर, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारा पता है विशाखापट्टनम का जो स्टील प्लांट है, ये आता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अंदर। among these who is to launch its credit card in India, that is be Apple। so Apple क्या कर रहा है, अपना क्रेडिट एप्पल मतलब कि जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बनाते हैं ना कंपनी, वही एप्पल अपना क्रेडिट कार्ड जो इंडिया में लॉन्च करने वाला है, ठीक है। तो एप्पल के जो एप्पल INC इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस इट्स क्रेडिट कार्ड नोन एज एप्पल कार्ड, इनका नाम होगा, ठीक है। ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सके, कंट्री के जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सेक्टर है उसके अंदर घुस सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एप्पल एप्पल ये किसके साथ काम कर रहा है, एप्पल जो है ये यही वाला काम HDFC बैंक के साथ जो है ये मिलके कर रहा है। तो एप्पल के CEO है टिम कुक, मैट द HDFC बैंक CEO MD शशिधर जगदीशन के साथ इन्होंने मिले हैं। ये इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है। MOU मतलब कि एक तरह की डील हुई है कि हम क्या करेंगे, एप्पल INC के जो क्रेडिट कार्ड है वो इंडिया में लॉन्च करेंगे। अगर आप फिजिकल एप्पल कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको 1% का कैशबैक मिलता है। बट अगर आप एप्पल पे के थ्रू पेमेंट करते हो इन कार्ड्स के थ्रू, तो आपको 2% का क्या मिलेगा, छूट जो है वो मिलेगी। और इसमें क्या होगा, जो एप्पल कार्ड होगा उसके थ्रू लेट फीस वगैरह कुछ भी आपको पे नहीं करने पड़ेगा, फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस भी नहीं पे करनी पड़ेगी, रिटर्न पेमेंट फ़ी भी नहीं करनी पड़ेगी पे आपको, एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस भी जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। बट आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका कार्ड होगा उसमें एक मिनिमम पेमेंट होगी कि आपको इतना पैसा जो है वो रखना ही पड़ेगा। 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 कहाँ पे स्टार्ट हुई है, दैट इज़ बी मुंबई में, ठीक है। थीम क्या है इसकी, पेशेंट सेंट्रिसिटी न्यू पैराडिगम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, ताकि हम क्या कर सके, फार्मा सेक्टर जो इंडिया का फार्मा सेक्टर है बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत दवाइयाँ बनती है, इसकी क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ बनाएं, ग्लोबल रेगुलेटर्स आएँ, क्वालिटी एक्सपर्ट आएँ ताकि हम क्वालिटी को इंक्रीज़ करें, स्टेक होल्डर्स आएँ जो इसमें पैसे इन्वेस्ट करें हमारी कंपनीज़ में। तो इसी के लिए 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट जो है वो मुंबई में स्टार्ट हुई है। वो वॉन युवा पुरस्कार फॉर लैंग्वेज उड़िया, तो उड़िया लैंग्वेज के लिए जो है इस बार साहित्य युवा पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया है, ठीक है। आंसर इज डी, ठीक है। तो साहित्य अकेडमी हैज़ अनाउंस द रिसेप्टेंट ऑफ बाल साहित्य पुरस्कार एंड युवा पुरस्कार दिस ईयर, ठीक है। जो हमारे पास साहित्य अकेडमी पुरस्कार है उसके अंदर हम 2 अवार्ड देते हैं, एक देते हैं बाल साहित्य पुरस्कार और देते हैं युवा पुरस्कार, ठीक है। और ये कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है, ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। कौन कौन सी, 22 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है 8th शेड्यूल में, ठीक है, और एक इंग्लिश और एक राजस्थानी, ठीक है। इन सभी लैंग्वेजेस में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इज ए लिटरेली ऑनर इन इंडिया विच इज गिवन इन द साहित्य अकेडमी, इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स एनुअली कॉन्फर्स द राइटर्स टू मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ द लिटरेसी, मतलब कि जो बुक्स वगैरह लिखते हैं उनके लिए ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है 22 लैंग्वेजेस में ऑफ 8th शेड्यूल प्लस राजस्थानी एंड इंग्लिश। इस बार उड़िया लैंग्वेज को ये अवार्ड नहीं दिया गया है, और मतलब कि जो युवा पुरस्कार है वो उड़िया लैंग्वेज के लिए नहीं दिया गया है, और जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो कश्मीरी लैंग्वेज के लिए नहीं दिया गया है। अब कुछ वन लाइनर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पेटीएम कोलैबोरेट किया अरुणाचल प्रदेश के साथ टू फोस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम को जनरेट करने के लिए। कोल इंडिया टू कम अंडर द कंपटीशन एक्ट, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। यूनाइटेड किंगडम नेट डेप्ट पासिस 100% ऑफ द GDP फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि जितनी इनकी GDP है ना, ठीक है, उतना ही इनको कर्जा है, ठीक है। तो ये 100% GDP फॉर द फर्स्ट टाइम ये इन्होंने इनको जो मतलब कि डेप्ट है वो 100% है इनकी GDP का, और ये पहली बार हुआ है 1961 के बाद। अमित शाह इनॉग्रेटेड CREDAI गार्डन्स पीपल पार्क इन अहमदाबाद। पाकिस्तान ने होली को बैन कर दिया है ताकि वो इस्लामिक आइडेंटिटी को क्या कर सके, बचा सके। आई थिंक अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि इस बैन को इन्होंने हटा दिया है, अब पता नहीं वो सही है गलत है। चाइना ब्लॉक्स प्रपोजल टू डिक्लेयर 2016-11 अटैक अक्यूज साजिद मीर एज द ग्लोबल टेररिस्ट। कोलाइलो वोल्केनो कहाँ पे है, वो हवाई आइलैंड्स में है,
ठीक है, वो अभी अभी इरप्ट हुआ है। चाइना अनवील्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल फॉर द एडवांसिंग एरोस्पेस एम्बिशन। INS त्रिशूल सेलिब्रेट्स गांधीज सत्याग्रह इन डरबन, साउथ अफ्रीका। So that's all for today. Thank you.